नमस्कार दर्शक बंधुओं। और मैं एक आज ऐसा प्रकरण लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की विचारधारा यह कहती है कि यदि परिवारों में चाहे मौखिक पार्टीशन हुआ हो, बंटवारा हुआ हो और चाहे लिखित हुआ हो, दोनों परिस्थितियों में माननीय सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि दोनों जितना लिखित मान्य होता है उतना ही मौखिक बंटवारा भी मान्य होता है। आज मैं इसी विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आ जाइए विषय पर। देखिए यहाँ लिखा गया है कि पारिवारिक मौखिक समझौता मान्य सुप्रीम कोर्ट। पारिवारिक मौखिक समझौता का मतलब इसका कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है, मौखिक हुआ है। और मौखिक के अनुसार सभी लोग अपने अपने अंश पर काबिज हैं और कम से कम 4-6 साल काबिज हैं, तो ऐसा बंटवारा लिखित के बराबर माना जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और उसने जजमेंट दिया है। देख लीजिए अब यह मामला कहाँ का है। यह प्रकरण उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, यह मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के हसनपुर गांव का है। और हसनपुर गांव के लक्ष्मण नाम के एक व्यक्ति के निधन हो जाने के बाद 39 एकड़ जमीन का विवाद है। और 39 एकड़ जमीन के वारिसान कौन कौन है, अर्थात उस लक्ष्मण की 3 बेटियों में पहली बेटी का नाम मुसम्मत टिकिया, दूसरी का नाम हरप्यारी और तीसरी का नाम राम प्यारी है। और इन्हीं तीनों बहनों के बीच में जमीन के मालिकाना हक की लड़ाई का यह मामला है। ये जो मौखिक समझौता हुआ है, अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। अर्थात 39 एकड़ जमीन के निम्नलिखित बिंदु हैं। अब निम्नलिखित इसके वैकल्पिक बिंदु क्या हैं इसके बारे में जान ले। जैसे देखिए या पहला बिंदु क्या है। पहले बिंदु में यह कि लक्ष्मण की बड़ी बेटी मुसम्मत टिकिया की शादी लक्ष्मण के जीवित रहते ही हो जाती है और उसका एक बेटा काले और लक्ष्मण की 2 बेटियों के बीच विवाद उत्पन्न होता है। अर्थात लक्ष्मण की 3 बेटियां जिसमें मुसम्मत टिकिया का विवाह लक्ष्मण के जीवित रहते हो जाता है और उसकी 2 बेटियों के बीच और मुसम्मत टिकिया से उत्पन्न काले के बीच पारिवारिक जमीन का विवाद 39 एकड़ का होता है। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है। इसमें दूसरा बिंदु क्या है, यह कि उस समय के अनुसार उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम 1939 के अनुसार केवल अविवाहित बेटियां ही संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी। लेकिन काले और उसकी 2 मौसी के बीच 28 नवंबर 1964 में दोनों परिवारों की सहमति से पारिवारिक एक समझौता बंटवारा किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, ये दूसरे बिंदु में देख लीजिए, उस समय के अनुसार अर्थात 1964 के अनुसार उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम 1939 में यह व्यवस्था दी गई थी कि जिस भी जमीन भूस्वामी के पास यदि जितनी लड़कियां हैं और लड़कियां अविवाहित हैं, मतलब उनकी शादी न हुई हो, वही उस संपत्ति की वारिसान होंगी। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक एक्ट बनाया गया था और उसी एक्ट के अनुसार जैसा कि लक्ष्मण की 3 बेटियां होती हैं और 3 बेटियों में मुसम्मत टिकिया की शादी हो जाती है, इसलिए वह 2
हर प्यारी और राम प्यारी लक्ष्मण के निधन के पश्चात उस संपत्ति का वारिसान हो जाती हैं। लेकिन मुसमट्टिकिया से उत्पन्न एक संतान जिसका नाम काले बताया गया, और काले और उसकी दो मौसियों के बीच यह विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए इसमें तीसरा बिंदु क्या है। तीसरा बिंदु यह कि पारिवारिक बंटवारा समझौते के अनुसार ही राजस्व अभिलेख में स्वामित्व अधिकार का दर्जा प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जो समझौता होता है उस समझौते के अनुसार ही तहसील में राजस्व अभिलेखों में नाम जो है हस्तांतरित हो जाता है, अर्थात वे दोनों सभी लोग उस मौखिक बंटवारे के अनुसार ही संपत्ति के मालिक घोषित हो जाते हैं। चौथा बिंदु क्या कहता है, लेकिन दोनों परिवारों में कुछ विसंगतियां आई जिसके कारण दोनों परिवारों का विवाद अर्थात मुकदमा निचली कोर्ट सेशन कोर्ट से उच्च न्यायालय इलाहाबाद में गया। लेकिन उपरोक्त न्यायालयों ने पारिवारिक बंटवारे अर्थात मौखिक समझौते को नहीं माना और वाद को खारिज कर दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब इस तरीके से दोनों परिवारों में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो जैसा कि पहली जो सीढ़ी है न्यायालय की दीवानी न्यायालय में काले और उसकी मां मुसमट्टिकिया जाते हैं, वहां इनकी बात को नहीं सुना जाता है। और साथ ही साथ इसके बाद जब वहां से खारिज होता है इनका मुकदमा तो ये लोग सेशन कोर्ट में जाते हैं, वहां इनकी बात को खारिज कर दिया जाता है। और जब यह मामला ये दोनों ले करके माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पहुंचते हैं तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी इनकी बात को नहीं सुनता है और ना ही पारिवारिक उस मौखिक बंटवारे को मानता है और इनकी अपील को खारिज कर देता है। अब चौथे बिंदु में यह दर्शाया गया। पांचवें में देख लीजिए, पांचवें में क्या है, पांचवा अंत में लक्ष्मण के नाती अर्थात लक्ष्मण के नाती काले एवं उसकी मां मुसमट्टिकिया ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और उनकी अपील को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया और पारिवारिक मौखिक बंटवारा समझौते को बहाल करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह तर्क संगत कानूनी प्राविधान सुनिश्चित करते हुए कहा। कहने का मतलब है कि निचली कोर्टों के द्वारा हर तरीके से इनकी बात को नकार दिया जाता है, अर्थात इनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जब इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट इनकी बात को सुनता है और सुनने के बाद जिस तरीके से काले और उनकी दो मौसियों के बीच जो पारिवारिक मौखिक बंटवारा समझौता हुआ रहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पारिवारिक मौखिक समझौते को बहाल कर देता है और उसमें यह प्राविधान सुनिश्चित करता है। क्या है प्राविधान, देख लीजिए पारिवारिक मौखिक समझौते का। पहला बिंदु देखिए, मौखिक पारिवारिक समझौते भी उतने ही वैध होते हैं जितने लिखित होते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पारिवारिक मौखिक बंटवारा भी उतने वैध होता है जितना एक लिखित होता है। और दूसरे में क्या दिया गया है, दूसरा बिंदु देखें। दूसरे बिंदु में दिया है कि एस्टोपल का सिद्धांत अर्थात एस्टोपल का सिद्धांत क्या कहता है, यह निर्धारण करता है कि आपसी सहमति के आधार पर जो बात दोनों के बीच में तय हुई है उस तय हुई बात को दोनों पक्ष
मुकर नहीं सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट यह कहता है, बहुत समझ लीजिए कि एक ऐसा बिंदु है इसको कोई नकार नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य है कि एस्टोपल का सिद्धांत यह कहता है कि यदि आपसी पारिवारिक समझौते के अनुसार जो बातें हम दोनों के बीच में तय हुई है तो दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। कोई भी पक्ष या प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष मुकर नहीं सकता है उन बातों से। और तीसरे में क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था दिया है, उसने कहा कि पारिवारिक समझौता यह प्रमाणित करता है कि दोनों पक्ष 7 वर्ष तक अपने अपने अंश पर काबिज रहकर एवं भूमि राजस्व का भुगतान किया जाना अर्थात माननीय सुप्रीम कोर्ट यह कहता है, यह प्रमाणित करता है कि किस तरीके से 7 साल तक सभी लोग उस पारिवारिक बंटवारे समझौते के अनुसार ही अपने अपने अंश पर काबिज होकर के खेती बाड़ी वगैरह करते रहे। तो यह बात प्रमाणित करता है कि इनके बीच में बंटवारा हुआ है। अगर बंटवारा ना होता तो सभी लोग अपने अपने अंश पर किस तरीके से खेती करते और साथ ही साथ जो राजस्व अर्थात एक लगान, ये लोग लगान जमा किए हैं राजस्व न्यायालय में, वह भी यह बात प्रमाणित करता है। और इसके बाद चौथा बिंदु क्या कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई कानूनी उल्लंघन नहीं, अर्थात आपसी पारिवारिक मौखिक समझौता चाहे लिखित हुआ हो चाहे मौखिक हुआ हो या किसी भी प्रकार से किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है। आपसी सहमति के आधार पर किया गया समझौता किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि कानूनी समझौता कोई भी हुआ हो, पारिवारिक मौखिक हुआ हो चाहे लिखित हुआ हो, वह समझौता किसी भी तरीके से किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता। और लास्ट में हमने नोट दिया, नोट का मतलब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, अर्थात निचली कोर्ट, सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय की दलील को खारिज करते हुए पारिवारिक मौखिक समझौते को बहाल कर दिया। कहने का तात्पर्य है, लास्ट में निचोड़ यह निकल करके आता है, जो पारिवारिक समझौता काले, उसकी 2 मौसियों हर प्यारी और राम प्यारी के बीच में जो पारिवारिक मौखिक बंटवारा होता है, उसी पारिवारिक मौखिक बंटवारे को सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देता है और बहाल करके अपील को स्वीकार कर लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि मौखिक बंटवारा भी हर तरीके से मान्य है। मैं अपना विचार नहीं कह रहा हूं, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की विचारधारा और जिस तरीके का कानूनी प्राविधान मौजूद है, अगर आज भी उस तरीके से देखे जाएं तो परिवारों में पहले कोई भी न्यायालय में नहीं जाता था, बल्कि मौखिक रूप से आपसी रजामंदी के अनुसार ही सभी लोग बंटवारा करके अपने अपने अंश पर काबिज रहते थे। लेकिन आज का जिस तरीके का परिवेश है, इस तरीके से कोई भी वकील महोदय इस बात को न कह करके बल्कि मामले को और लंबा खींचते हैं ताकि धनुगाही करते रहें। तो मेरा विनम्र निवेदन आप लोगों से यह है कि इस जजमेंट का नाम देखिए है, इसमें कई एक ही जजमेंट नहीं है, कई जजमेंट ऐसे में हमारे पास हैं। देखिए दिया है, इस जजमेंट का नाम क्या दिया गया, काले बनाम उपनिदेशक चकबंदी 21 जनवरी 1976 का ये जजमेंट है। अर्थात काले ने शुरुआत किया और यह कानून बन गया। कहने का तात्पर्य है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के अनुसार 129 जो धारा है उसमें यह पावर दिया गया है कि उसके दिए गए फैसले पूरे देश के लिए कानून बन जाते हैं। सभी न्यायालयों को और प्रत्येक मानव को उसके दिए गए फैसलों को मानना पड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।